भी नेता ने आज तक कभी बढ़कर परशुराम जन्मस्थली के लिए कोई प्रयास ऐसा नहीं किया जिससे कि वो भव्य मंदिर बन पाता, परशुराम जन्मस्थली पर्यटन स्थल घोषित हो पाती। आज भी भगत सिंह निगोई के हमजापुर थाने में कैद हैं, बस उनको दोबारा फांसी देने की देर है और मुझे लगता है इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ हैं पिछले कई वर्षों से क्रांतिकारियों के मकान को स्मारक व भगवान परशुराम की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए संघर्ष कर रहे असित पाठक जी। असित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। असित जी, वर्तमान में जो राजनेता अपने आप को सबसे बड़ा परशुराम भक्त घोषित करने में लगे हुए हैं, उस समय जब आप भगवान परशुराम की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, या आज तक उनमें से कोई भी राजनेता आपके सहयोग करने को आगे आया अभी तक? देखिए, ऐसा है ना कि किसी के लिए भगवान परशुराम जो है राजनीति और सत्ता प्राप्त करने के लिए होंगे, तो बहुत से नेता वहाँ पर मंच सजाने तो आए, लेकिन कभी भी इस आंदोलन को उन्होंने कभी भी आगे बढ़कर पूरा करने का प्रयास नहीं किया। चाहे वो सरकारें बसपा की रही हो, सपा की रही हो, सब के नेता आते तो रहे, वादे करते रहे, लेकिन कभी भी पर्यटन स्थल घोषित करने का प्रयास नहीं किया। हाँ, भाजपा की सरकार आई तो भाजपा की सरकार में ये ज़रूर हुआ कि नेता वहाँ पर आए, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी वहाँ पर पहुँची, आज के जो राज्य मंत्री हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन एक बार जब पर्यटन मंत्री महेश शर्मा जी जब यहाँ पर आए तो 42 करोड़ रुपए का उन्होंने वादा किया था कि 42 करोड़ रुपए परशुराम जन्मस्थली के लिए हम सेंक्शन करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि वो 42 करोड़ रुपए कब 2 करोड़ में रह गए ये पता ही नहीं चला। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि लोगों ने वादे बहुत किए लेकिन इरादे बिल्कुल नहीं दिखाए। किसी भी नेता ने आज तक कभी बढ़कर परशुराम जन्मस्थली के लिए कोई प्रयास ऐसा नहीं किया जिससे कि वो भव्य मंदिर बन पाता, परशुराम जन्मस्थली पर्यटन स्थल घोषित हो पाती, जिससे जैसे और भगवान के जन्म स्थान हैं, जैसे भगवान श्री राम का अयोध्या है, भगवान कृष्ण की मथुरा है, वैसे कोई भी बड़ा वहाँ पर प्रयास नहीं हुआ जिससे हम कह सकते हैं कि भगवान परशुराम जन्मस्थली को एक सम्मान प्राप्त हुआ। असित जी, किसी भी राजनेता को विपक्ष में आने पर ही अपना समाज क्यों याद आता है? सत्ता में रहते हुए उसे किसी भी समाज की याद क्यों नहीं आती है? देखिए, एक नेता का एक ही मोटिव होता है सत्ता। वो जाति से आए, वो धर्म से आए, जो कि देखिए ऐसा होता है कि जिसको मुसलमानों को वोट मिलता है तो वो मुसलमानों की बात करेगा, काम भले ही ना करे मुसलमानों को, लेकिन मुसलमानों की बात करेगा। जिसको हिंदुओं को वोट मिलता है तो हिंदूवादी बात करेगा, भले हिंदुओं का काम ना करे। इसी तरीके से जातिवादी नेता हैं कि वो जाति की बात करेंगे लेकिन जाति का काम नहीं करेंगे। तो ये कुल मिलाकर ये टूल्स होते हैं, ये यंत्र होते हैं उनके सत्ता में पहुँचने के। तो अच्छा, इस समय जो माहौल चल रहा है, कहा जा रहा है कि योगी सरकार में बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा, क्या आपको ये लगता है कि ऐसा हो रहा है या विपक्षी पार्टियों द्वारा एक चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है 2022 के लिए? देखिए, ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है ये भी कहना ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि और जातियों के साथ अन्याय नहीं हो रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि ये बात अगर वाकई में विपक्ष कुछ करना चाहता है तो वो ये कहे कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है, किसी जाति, कभी कोई कहता है दलित के साथ अन्याय हो रहा साहब, कभी कहता है मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा, कभी कहता है ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा। कि अन्याय तभी होता है जब वोट पाना होता है, कि जब वोट पाना होता है तो उसी के साथ अन्याय होने लगता है। दलितों के को यही कह करके तो मायावती ने 4 बार सरकार बना ली, 5 बार, कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा। और ऐसे ही और भी सरकारें आई जिन्होंने मुसलमानों को कहकर कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा, सरकार बना ली। तो ये एक सत्ता प्राप्त करने का स्टंट है। और ये भी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनता के साथ अन्याय नहीं हो रहा। जनता के साथ अन्याय आज भी हो रहा, चाहे वो पिछली सरकारें रही हों और आज की सरकारें रही हों, अन्याय आज भी हो रहा है। गरीब आज भी परेशान है, मध्यम वर्गीय आज भी परेशान है। अगर सही मायने में अगर मुद्दे देखे जाएँ तो वो मुद्दे वो लोगों के रोज़गार के हैं, बिजली के हैं, सड़क के हैं, पानी के, जो कोरोना काल में लोगों की नौकरियां गई उसके होने चाहिए। आज जो अभिभावक शिक्षा के लिए जो फीस भर रहे हैं पर प्राइवेट स्कूलों की, जिनकी उनकी फ़ीस माफ़ की जानी चाहिए, उनकी फ़ीस आधी की जानी चाहिए थी, उन मुद्दों पर सरकार का कोई इनिशिएटिव नहीं है। तो इसका मतलब केवल ब्राह्मण ही नहीं, पूरा जनता त्रस्त है, जनता परेशान है और वो हमेशा से रही है। अच्छा असित जी, 2013 में आपने शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए एक आंदोलन किया था निगोही में, तो वो उसके बाद प्रतिमा क्यों नहीं लगी, क्या कारण रहा, कुछ बताइए। इसमें भी नेता लोग हैं, राजनीति है इसमें। जो आप
कल्पना करिए जिन नेताओं को भगत सिंह आज भी दुश्मन लगते हों, उन नेताओं से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो भारत के लोगों के साथ न्याय करेंगे? जो भगत सिंह के साथ न्याय नहीं कर सकते, आज भी भगत सिंह निगोई के हमजापुर थाने में कैद हैं, बस उनको दोबारा फांसी देने की देर है। और मुझे लगता है इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं होगी। और ख़ास तौर से इस राष्ट्रवादी सरकार में, जो राष्ट्रवादी सरकार जब भगत सिंह की प्रतिमा हटाई गई थी, तब ये सारे लोग मेरे साथ थे। मैं नेताओं का नाम नहीं लूँगा, बहुत से नेताओं तो मेरे मंच पर आ रहे थे जहाँ मैं धरना प्रदर्शन था, वहाँ आकर सपा सरकार की बुराई कर रहे थे कि अरे सपा की सरकार में ये हो गया, सपा सरकार में भगत सिंह के साथ अन्याय हो गया, ये लोग शहीद विरोधी हैं और ये सब हैं। आज कहाँ गए वो लोग? आज शहीद विरोधी नहीं है वो लोग। तो इसलिए सत्ता का जो चेहरा होता है वो एक ही होता है, केवल उनका जो मंतव्य और गंतव्य होता है वो सत्ता प्राप्त करने के बाद बदलता रहता है। क्योंकि अब आप सत्ता में आ गए हैं तो आप भगत सिंह इम्पोर्टेंट नहीं रहे। जब सत्ता में नहीं होते हैं तो इनके लिए भगत सिंह भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इनके लिए हर चीज़ मतलब जो राष्ट्र से जुड़ी हो, धर्म से जुड़ी हो, जब सत्ता में नहीं होते हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है सत्ता में। ख़ास तौर से मैं जनपद शाहजहाँपुर के नेताओं को मतलब कहना चाहता हूँ कि बहुत ही शर्म की बात है जहाँ 5-5, 6-6 विधायक हों, आप एक मंत्री हो और वो जाकर भगत सिंह की प्रतिमा आज तक स्थापित ना कर पाया हो, जबकि 6 साल हो गए केंद्र की सरकार को और लगभग 3 साल हो गए हैं राज्य सरकार को। तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी? इससे बड़ी दुख उस समय शायद आपने प्रतिमा को लगाया भी था वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर, तो क्या कहकर वो प्रतिमा को हटा दिया गया? कहा गया कि भगत सिंह की प्रतिमा नहीं लग सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सार्वजनिक स्थान पर प्रतिमा नहीं लग सकती। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हमारे देश को जिन शहीदों ने फांसी पर चढ़ के आज़ाद कराया, उनकी प्रतिमा को लगाना गैर कानूनी है क्या? हाँ, ये कहा गया कि एक आपने प्रतिमा जो है गैर कानूनी तरीके से लगाई है, इसलिए प्रतिमा हटा दी है। तो भाई सुभाष चंद्र बोस की, हालांकि मैं सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी, मैं उसके लिए जिन्होंने भी इसका प्रयास किया मैं उनको साधुवाद देता हूँ। तो क्या वो प्रतिमा क्यों कैसे लग गई? केवल भगत सिंह से बैर है क्या, या उनको इस बात से बैर है कि असित पाठक और उनके साथियों ने ये प्रतिमा लगाई, उनके देशभक्त राष्ट्रभक्त साथियों ने ये प्रतिमा लगाई, इसलिए उनको प्रॉब्लम है कि वहाँ पर प्रतिमा नहीं लगेगी दोबारा? और मैं तो कहता हूँ उनको शर्म आनी चाहिए, उनको धिक्कार है कि आज 2013 में ये कांड हुआ और आज 2020 होने जा रही है और प्रतिमा आज तक नहीं लगी। शहीद भगत सिंह थाने में कह दें, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। अच्छा, आपको क्या लगता है जो नए नए परशुराम भक्त इस समय बन रहे हैं, जब वो लोग सत्ता में आएंगे तो क्या जो आपके द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, क्या आपको लगता है कि वो लोग इसमें कोई सहयोग करेंगे आपका? देखिए, अगर सहयोग करें तो अच्छी बात है। अगर वो परशुराम भक्त बनना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। परशुराम जी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परशुराम भगवान केवल ब्राह्मणों के आराध्य नहीं है, वो सनातनियों का आराध्य है। लेकिन जो पिछला इतिहास देखा जाए कि ये लोग वादे तो बहुत करते हैं। भगत सिंह की भी प्रतिमा लगाने की बात की गई थी, बिस्मिल जी का आवास जिसके लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, उसको भी स्मारक घोषित करने की बात की गई थी। तो क्या वो सरकार आई तो स्मारक घोषित हुए? जबकि उनके सारे विधायक भी जीते, केवल एक विधायक को छोड़कर जलालाबाद के अलावा सारे विधायक भाजपा के हैं और मंत्री जी भी भाजपा के हैं, जिन्होंने मुझसे खुद वादा किया था कि सरकार आने दीजिए, हम ये सब करेंगे, लेकिन आज मंत्री जी भूल गए शायद। तो मुझे उम्मीद बहुत कम है कि वो लोग सत्ता में आने के बाद, जो आज परशुराम भक्त बने हैं नए नए, वो सत्ता में आने के बाद भगवान परशुराम को शायद याद भी करेंगे या नहीं, ये बहुत ही मतलब मेरे लिए तो नाउम्मीद की बात है। लेकिन अगर वो भक्त बन रहे हैं, राजनीतिक कारणों से ही बन रहे हैं और परशुराम भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं, भले ही वो राजनीतिक कारणों से करना चाहते हैं, तब भी मैं उनका स्वागत करूँगा, लेकिन वो अगर करें तो। अच्छा जी, आपने बिस्मिल जी के मकान को स्मारक घोषित करने के लिए इतना बड़ा संघर्ष या आंदोलन किए, उसके बाद भी आखिर मकान को स्मारक क्यों नहीं घोषित किया जा सका? इसमें भी वही राजनीति है। बिस्मिल जी का मकान घोषित कराने के लिए संघर्ष किया हम सब ने। उसके बाद जो वहाँ पर रहते हैं उनसे जब हमारी ये बात हुई कि भाई इस मकान को अगर आप हम राष्ट्रभक्तों को दे दीजिए, हम इसका स्मारक बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमको इसके बदले से एक मकान दे दिया जाए। तो हम लोगों ने इसके बदले एक मकान ढूंढा मिशन स्कूल के मिशन फील्ड के पास, और उस मकान की कीमत लगभग 35 लाख रुपए थी। और वो लोग तय हो गए, कालीबाड़ी मंदिर में बैठक हुई उनके साथ, सारी चीज़ें तय हो गई। लेकिन 2-3 दिन बाद जब हम लोग दोबारा पहुँचे कि भाई वो मकान हमने ढूंढ लिया है, चलिए आपको दिखा दें, तो वो मुकर गए। बोले कि मुझे एक नेता ने 1 करोड़ रुपए का ऑफ़र किया है कि हम आपको 1 करोड़ रुपए दिलाएंगे, आप
इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। तो आप सोचिए वो नेता कौन था। मैंने बहुत पूछा उनसे, नेता का नाम बताओ, ये नेता कौन था। इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये नेता ही नहीं चाहते कि शहीदों का स्मारक बने, शहीदों की स्मृतियों को सहेज के रखा जाए। वो तो ये चाहते हैं कि भारतवर्ष के शहीदों का नाम भी कोई ना ले, जिससे कि कोई उनसे प्रेरणा लेकर उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। इसलिए वो चाहते हैं कि जितनी स्मृतियां हैं, स्मारक हैं, उनको जमींदोज कर दिया जाए और उनका भ्रष्टाचार और भ्रष्ट तंत्र खूब तेज़ी से आगे बढ़ता रहे, पनपता रहे।